आज हम इनकम टैक्स के एक ऐसे हिस्से में उतरने वाले हैं जो हर सीए स्टूडेंट के लिए समझना बहुत जरूरी है और जहां अक्सर गलतियां होती हैं। टॉपिक है इनकम क्लबिंग। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें आईसीआई का स्टडी मटेरियल, कुछ पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस है। हमारा मिशन है इन प्रोविजंस को यानी सेक्शन 60 से 64 को सिर्फ रटना नहीं बल्कि इनके पीछे का लॉजिक समझना। बिल्कुल। देखिए, क्लबिंग के प्रोविजंस की जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये समझना जरूरी है। इंडिया का टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव है। मतलब जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। एग्जैक्टली। अब कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं, वो अपनी इनकम को अपने परिवार के सदस्यों जैसे स्पाउस या माइनर बच्चों के नाम पर डाइवर्ट कर देते हैं, जिनकी या तो कोई इनकम नहीं होती या बहुत कम होती है। क्लबिंग के प्रावधान इसी टैक्स प्लानिंग को रोकने के लिए बनाए गए हैं। इट्स द लॉज वे ऑफ सेइंग नाइस ट्राई बट द इनकम स्टिल बिलोंग्स टू यू। राइट। तो कानून बेसिकली ये देख रहा है कि पैसा असल में कमा कौन रहा है, ना कि किसके बैंक अकाउंट में जा रहा है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। कानून ने इन टैक्स बचाने के तरीकों को कैसे एक एक करके पकड़ा। सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? सबसे सीधा तरीका जो सेक्शन 60 में कवर होता है वो है कि आप संपत्ति अपने पास रखें, लेकिन उससे होने वाली इनकम किसी और के नाम कर दें। मान लीजिए मिस्टर वत्स का एक गोदाम है। वो गोदाम की ओनरशिप अपने पास ही रखते हैं, लेकिन एक एग्रीमेंट बनाकर कहते हैं कि इसका किराया अब से मेरे बेटे को मिलेगा। अच्छा, तो एसेट ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ इनकम स्ट्रीम ट्रांसफर कर दी। तो कानून क्या कहता है इस बारे में? सेक्शन 60 कहता है कि ये नहीं चलेगा। अगर एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ है तो इनकम भी आपकी ही मानी जाएगी। तो मिस्टर वत्स के केस में बेटे को मिला किराया मिस्टर वत्स की ही इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। ये क्लासिक एमसीक्यू पॉइंट है। बिना एसेट ट्रांसफर के इनकम ट्रांसफर करने पर इनकम हमेशा ट्रांसफरर की ही होगी। Okay, so that's loophole number 1 plugged. But what if I'm more clever? What if I transfer the entire asset, but with a condition that I can take it back whenever I want? Does the law have an answer for that? Great question. That's exactly the next level of tax planning, जिसे कानून रिवोकेबल ट्रांसफर कहता है और सेक्शन 61 में पकड़ता है। अगर आपने कोई एसेट इस तरह से ट्रांसफर की है जिसे आप वापस ले सकते हैं, तो उस एसेट से होने वाली सारी इनकम आप पर ही क्लब होगी। रिवोकेबल मतलब क्या? क्या इसकी कोई लीगल डेफिनेशन है? हाँ, सेक्शन 63 इसे डिफाइन करता है। रिवोकेबल का मतलब है कि ट्रांसफर में कोई ऐसी कंडीशन है जिससे इनकम या एसेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वापस ट्रांसफरर को मिल सकती है। बेसिकली, अगर आपके पास ट्रांसफर को रिवर्स करने का कोई भी अधिकार है, तो वो ट्रांसफर रिवोकेबल माना जाएगा। तो क्या इसको कोई अपवाद है? कोई ऐसी सिचुएशन जहां ट्रांसफर रिवोकेबल हो लेकिन क्लबिंग ना हो? एक बहुत स्पेसिफिक एक्सेप्शन है सेक्शन 62 में। अगर ट्रांसफर ऐसा है कि जिसे बेनिफिट मिल रहा है यानी बेनिफिशियरी, उसकी जिंदगी तक उसे रिवोक नहीं किया जा सकता, तो जब तक वो जिंदा है तब तक क्लबिंग नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है कि ट्रांसफरर को उस इनकम से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट ना मिले। जैसे ही रिवोक करने की पावर आपके पास आती है, क्लबिंग के प्रोविजंस फिर से लागू हो जाएंगे। तो ये थे बेसिक्स। कानून ने पहले सिंपल ट्रिक्स को रोका, लेकिन अब आते हैं असली मैदान में, द फैमिली। यहीं पर सेक्शन 64 आता है, जो शायद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, खासकर एग्जाम के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट कॉमन वन, क्लबिंग बिटवीन स्पाउसेस। बिल्कुल। सेक्शन 64 में स्पाउसेस के लिए दो मेन सिचुएशंस हैं। पहली है रेम्यूनरेशन यानी सैलरी, कमीशन या फीस, जो सेक्शन 64(1) II में कवर होती है। अगर आपका किसी कंपनी या फर्म में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और आपके स्पाउस को उसी कंपनी से रेम्यूनरेशन मिल रही है, तो वो इनकम आपकी इनकम में क्लब कर दी जाएगी। ओके, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, पर्याप्त हित। तो जाहिर है इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कंपनी के 2 शेयर हैं। कोई ना कोई थ्रेशोल्ड होगा, एक टिपिंग पॉइंट जहां कानून कहता है हाँ, अब आपका इस कंपनी में अच्छा खासा दखल है। क्या ये 10%, 25% जैसा कुछ है? एग्जैक्टली, यूर ऑन द राइट ट्रैक। द मैजिक नंबर इज 20%। अगर आप अकेले या अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर किसी कंपनी में 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर रखते हैं, या किसी फर्म में 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं, तो आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। 20% पर पहुंचते ही कानून आपको एक इंटरेस्टेड पार्टी मान लेता है। Here's where it gets really interesting. तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मेरा किसी कंपनी में 25% स्टेक है और मेरी स्पाउस जो एक क्वालिफाइड इंजीनियर है वहां काम करती हैं,
तो उसकी सैलरी भी मुझ पे क्लब हो जाएगी। ये तो गलत लगता है। एंड दैट्स द बिगेस्ट एक्सेप्शन। कानून इतना अनफेयर नहीं है। अगर आपके स्पाउस के पास उस जॉब के लिए टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं और वो सैलरी पूरी तरह से उनकी क्वालिफिकेशंस और काम की वजह से मिल रही है, तो क्लबिंग लागू नहीं होगी। इसे इलस्ट्रेशन 2 और 3 से समझते हैं। मिस्टर ए के एक्स लिमिटेड में 25% शेयर्स हैं। उनकी पत्नी मिसेस ए उसी कंपनी में काम करती हैं। अगर मिसेस ए के पास उस काम के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उनकी 3,60,000 रुपीस की सैलरी मिस्टर ए की इनकम में क्लब हो जाएगी। लेकिन अगर मिसेस ए क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं और उन्हें नौकरी उनकी योग्यता की वजह से मिली है, तो उनकी सैलरी क्लब नहीं होगी। ये बहुत क्लियर है। अब दूसरी सिचुएशन पर आते हैं, एसेट्स का ट्रांसफर। अगर कोई अपने स्पाउस को बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के, यानी लगभग मुफ्त में कोई एसेट ट्रांसफर करता है, तो क्या होगा? ये सेक्शन 64(1) IV में आता है। अच्छा। अगर आप अपने स्पाउस को बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के कोई एसेट ट्रांसफर करते हैं, तो उस एसेट से होने वाली इनकम भी आपकी इनकम में क्लब हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अच्छा। ये रूल मकान संपत्ति यानी हाउस प्रॉपर्टी पर सीधे लागू नहीं होता। अच्छा। तो हाउस प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है? क्या वहाँ क्लबिंग नहीं होती? होती है, लेकिन एक अलग रास्ते से। हाउस प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 27I में एक स्पेशल प्रोविजन है। वो कहता है कि अगर आपने बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर की है, तो आपको ही उस घर का डीम्ड ओनर माना जाएगा। तो रेंट की इनकम सीधे आपके हाथ में ही टैक्सेबल होती है, क्लबिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ ओरिजिनल गिफ्ट की इनकम को ट्रैक करेगा, उस इनकम से बनी और इनकम को नहीं। दिस इज अ क्रिटिकल डिटेल फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कानून एक लक्ष्मण रेखा खींच रहा है। वो कहता है कि हम आपके दिए हुए पैसे से हुई पहली कमाई को तो वापस आप पर क्लब करेंगे, लेकिन उस कमाई से जो नई कमाई होती है वो ट्रांसफरी की अपनी है। प्रिसाइसली, कानून सिर्फ फर्स्ट जनरेशन इनकम को पकड़ता है, सेकंड को नहीं। जैसे मिस्टर एक्स ने अपनी पत्नी को 50,000 रुपए के डिबेंचर्स दिए, जिससे 5,000 रुपए का ब्याज मिला। ये ब्याज क्लब होगा। लेकिन अगर पत्नी ने उस 5,000 रुपए को FD में लगाकर 400 रुपए का और ब्याज कमाया, तो ये 400 रुपए क्लब नहीं होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQs। व्हाट इफ वो पैसा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है? ये तो पास्ट एग्जाम पेपर्स और RTPs में अक्सर दिखता है। यस, दिस इज अ क्लासिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर ट्रांसफर की गई एसेट को बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, तो उस इन्वेस्टमेंट से होने वाला प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट क्लब होगा। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। मिसेस वैशाली ने अपने पति मिस्टर वैभव को 5 लाख रुपए गिफ्ट किए, जिसे उन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। साल के पहले दिन 1 अप्रैल को बिजनेस में टोटल कैपिटल 8 लाख थी। 3 लाख रुपए वैभव के अपने और 5 लाख रुपए वैशाली से मिले। बिल्कुल। अब अगर साल में 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो वैशाली के पैसे से जुड़ा है वो क्लब होगा। मतलब टोटल कैपिटल का 5/8 हिस्सा वैशाली का था, तो प्रॉफिट का भी 5/8 हिस्सा उनकी इनकम में क्लब हो जाएगा। 4 लाख का 5/8 यानी 2.5 लाख रुपए। एग्जैक्टली। ये कैलकुलेशन एग्जाम में दिखाना बहुत जरूरी है। द लॉजिक इज सिंपल। जिस प्रोपोर्शन में आपका पैसा बिजनेस में लगा है, उसी प्रोपोर्शन में प्रॉफिट भी आप पर क्लब होगा। यही लॉजिक परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी लागू होता है। जैसे अगर कोई अपनी बहू को संपत्ति ट्रांसफर करे, तो क्या वहां भी क्लबिंग होगी? बिल्कुल। कानून ने इस लूपहोल को भी बंद किया है। सेक्शन 64(1)V कहता है कि अगर ससुर या सास अपनी बहू को बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के कोई एसेट ट्रांसफर करते हैं, तो उससे होने वाली इनकम ट्रांसफर करने वाले यानी ससुर या सास की इनकम में क्लब हो जाएगी। अब आते हैं एक और बहुत ही सेंसिटिव और एग्जाम फेवरेट एरिया पर, अ माइनर चाइल्ड्स इनकम। यस, सेक्शन 64(1)A रूल बहुत सीधा है। एक माइनर बच्चे की सारी इनकम उसके माता पिता में से उस पेरेंट की इनकम में क्लब होगी जिसकी टोटल इनकम माइनर की इनकम को छोड़कर ज्यादा है। और एक बार जिसके साथ क्लबिंग शुरू हो गई, आने वाले सालों में उसी के साथ होती रहेगी, अनलेस द असेसिंग ऑफिसर डिसाइड्स टू चेंज इट। ये थोड़ा अजीब नहीं है कि अगर एक 17 साल का बच्चा किसी रियलिटी शो से अपनी प्रतिभा के दम पर 50 लाख रुपए कमाता है, तो वो उसकी अपनी आय है। लेकिन अगर वो उस पैसे को FD में डाल दे और 2 लाख का ब्याज कमाए, तो वो ब्याज माता पिता की आय में क्लब हो जाएगा। कानून प्रतिभा को पुरस्कृत कर रहा है, लेकिन उस प्रतिभा से कमाए गए पैसे के मैनेजमेंट को नहीं। You've hit upon the call logic. कानून यही कहता है,
इसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं जिन्हें याद रखना ही है। पहला, जैसा आपने कहा, माइनर ने अपने मैनुअल वर्क, स्किल, टैलेंट या स्पेशलाइज्ड नॉलेज से जो इनकम कमाई है वो क्लब नहीं होगी। दूसरा, अगर माइनर बच्चा सेक्शन 80U में बताई गई डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है तो उसकी कोई भी इनकम क्लब नहीं होगी। और क्या कोई छूट या डिडक्शन मिलता है इस क्लब्ड इनकम पर? हाँ, सेक्शन 1032 के तहत जिस पेरेंट की इनकम में माइनर की इनकम क्लब हो रही है उन्हें हर बच्चे के लिए 1500 रुपये पर एनम तक की छूट मिलती है। अगर इनकम 1500 रुपये से कम है तो पूरी इनकम एग्जैम्प्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ जनवरी 26 एग्जाम के लिए एक बड़ा अपडेट है ना? द न्यू टैक्स रिजीम। एब्सोल्युटली, दिस इज अ लेटेस्ट अमेंडमेंट अलर्ट फॉर Jan 26 एग्जाम। ये 1550 रुपये की छूट अब सिर्फ तभी मिलेगी जब पेरेंट्स सेक्शन 115 BAC 1A के तहत डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट करके ओल्ड रिजीम में जाता है। अगर आप डिफॉल्ट रिजीम में हैं तो ये 1550 रुपये की छूट नहीं मिलेगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे इलस्ट्रेशन 8 में दिया है। जरूर। मान लीजिए मिस्टर ए की इनकम मिसेस ए से ज्यादा है। उनके माइनर बेटे बी को कंपनी डिपॉजिट से 15,000 रुपये का ब्याज मिला। ये बी के टैलेंट से नहीं है तो ये क्लब होगा। अज्यूमिंग मिस्टर ए इज इन दी ओल्ड रिजीम, उन्हें 1550 रुपये की छूट मिलेगी और बाकी 13,500 रुपये उनकी इनकम में जुड़ जाएंगे। उनकी बेटी सी जो माइनर है अपने स्पेशल टैलेंट से 32,000 रुपये कमाती है। ये इनकम क्लब नहीं होगी। करेक्ट, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आती है। लेकिन अगर सी इस 32,000 रुपये को बैंक में जमा करती है और उस पर 3,000 रुपये का ब्याज मिलता है तो ये ब्याज क्लब होगा और इस 3,000 रुपये पर भी 1,500 रुपये की छूट मिलेगी। तो नेट 1,500 रुपये मिस्टर ए की इनकम में क्लब हो जाएंगे। तो कानून बहुत स्मार्ट है, वो सीधे सीधे ट्रांसफर्स को पकड़ लेता है। पर लोग और भी स्मार्ट होने की कोशिश करते हैं। व्हाट इफ आई ट्राई टू बाईपास द रूल? मैं सीधे अपनी पत्नी को गिफ्ट देने के बजाय अपने भाई की पत्नी को गिफ्ट दूं और मेरा भाई मेरे पत्नी को गिफ्ट दे दे। इसे क्रॉस ट्रांसफर कहते हैं एंड द लॉ इज रेडी फॉर इट। सुप्रीम कोर्ट ने केशवजी मोरारजी केस में कहा, नाइस ट्राई बट वी सी व्हाट यू डिड देयर। ये एक शेल गेम जैसा है। आप मेरे रिश्तेदार को पैसे दो, मैं आपके रिश्तेदार को दूं और हम दोनों प्रिटेंड करें कि ये कोइंसिडेंस है। कोर्ट ऐसे अरेंजमेंट्स को एक साथ जोड़कर देखता है और असली इरादे को पकड़ता है। तो इलस्ट्रेशन 9 में जहां मिस्टर वासुदेवन ने अपने भाई की पत्नी को 6 लाख रुपए दिए और भाई ने वासुदेवन की पत्नी को 5 लाख रुपए दिए, वहां क्या होगा? यहां कोर्ट कहेगा कि 5 लाख रुपए तक का अमाउंट एक क्रॉस ट्रांसफर है। तो वासुदेवन की पत्नी को जो 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर इनकम होगी वो वासुदेवन की इनकम में ही क्लब की जाएगी। द लॉ लुक्स एट द सब्सटेंस, नॉट द फॉर्म ऑफ द ट्रांजैक्शन। और एक आखिरी तरीका, अगर कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी में डाल दे तो ये तो एक तरह से फैमिली पॉट में डालना हो गया। You can't just put your personal money into the family's shared gullak and claim it's no longer yours for tax purposes. Section 64(2) इसी को रोकता है। अगर आप अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को HUF की कॉमन प्रॉपर्टी में बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के मिला देते हैं तो उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम आप पर ही क्लब होगी। और मजे की बात, अगर बाद में उस HUF का बंटवारा होता है और उस प्रॉपर्टी का हिस्सा आपकी स्पाउस को मिलता है तो उस हिस्से से होने वाली इनकम भी आप पर ही क्लब होती रहेगी। द टैग फॉलोज द मनी। वन फाइनल क्विक क्वेश्चन, ये सारे रूल्स इनकम की बात कर रहे हैं। व्हाट इफ अ लॉस इज इनकर्ड ऑन द ट्रांसफर्ड एसेट? क्या लॉस को भी क्लब किया जा सकता है? एब्सोल्युटली। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर छात्र भूल जाते हैं। सेक्शन 64 का एक्सप्लेनेशन 2 साफ कहता है कि इनकम इंक्लूड्स लॉस। तो अगर ट्रांसफर की गई एसेट से कोई लॉस होता है तो वो लॉस भी ट्रांसफर की अदर इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ करने के लिए क्लब किया जाएगा। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम इन सभी प्रोविजंस को एक साथ देखें तो एक ही बात निकल कर आती है, द लॉ इज ऑलवेज लुकिंग एट द ट्रू इंटेंशन। आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इनकम को फैमिली में इधर उधर नहीं घुमा सकते। एग्जैक्टली। द कोर प्रिंसिपल इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। टैक्स उसी को देना चाहिए जिसने असल में इनकम जनरेट की है या जो उस एसेट का ट्रू ओनर है। ये सारे प्रोविजंस इसी एक प्रिंसिपल को एनफोर्स करने के लिए हैं। ठीक है, ये सब समझने के बाद हमारे CA इंटर के लिसनर के लिए एक प्रोवोकेटिव थॉट टू मल ओवर। जरूर। हमने देखा कि ये प्रावधान टैक्स अवॉइडेंस के स्पेसिफिक तरीकों को रोकते हैं। एक सोचने वाली बात यह है कि ये स्पेसिफिक प्रोविजंस GAR यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जैसे बड़े और जनरल एंटी अवॉइडेंस नियमों के साथ कैसे काम करते हैं।
जहां क्लबिंग स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स को टारगेट करती है, जीएआर किसी भी ऐसे अरेंजमेंट को चैलेंज कर सकता है जिसका मेन पर्पस टैक्स अवॉइड करना हो। ये सोचना कि ये स्पेसिफिक रूल्स और एक जनरल रूल जैसे जीएआर एक साथ टैक्स सिस्टम में कैसे फिट होते हैं, आपको टैक्स लॉ के इंटेंट की एक गहरी समझ दे सकता है। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट टू एंड ऑन। आज के लिए हमारी एक गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।